तो प्यारे बच्चों नमस्कार। पाठ 9 आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का आज मैं फिर आपके बीच में लेकर के हाजिर हूँ। और ये जो पाठ है इस पाठ का नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। यानी पर्व का मतलब होता है त्योहार, तो एक ऐसा त्योहार जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जिसका नाम है फूल देई। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में, इस त्योहार के बारे में, इस प्रकृति के पर्व के बारे में। तो सबसे पहले जानकी बहुत प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। तो क्यों प्रसन्न थी वो? क्योंकि वो फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। और कौन जाएगी? जानकी जाएगी। तो देखते हैं क्या है ये पर्व। अगले दिन उसकी ईजा यानी उसकी माँ, माँ को क्या कहते हैं? ये ईजा कहते हैं, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। डलिया एक तरह की टोकरी हम मान सकते हैं, और जिसमें फूल चुनने के लिए वो निकल गई। अब आंगन में पहुंचते ही उसे हीमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। इन सबको बुला लिया अपने दोस्तों को, क्योंकि इनके साथ जाना था। अब सब हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि जंगल में ही फूल मिलते हैं ना अच्छे अच्छे। अब फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक त्योहार है। और इस त्योहार में प्रसिद्ध होने वाली बात यह है कि यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए इसे प्रकृति पर्व के साथ साथ बाल पर्व भी कहा जाता है। कि चैत्र महीने की संक्रांति यानी संग्रांद भी जिसको हम कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। और चैत्र जो महीना है वो हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है चैत्र। ठीक है जी। और नववर्ष का पहला महीना होता है, तो इसकी संक्रांत को यानी इसकी पहली तारीख को ही जो है ये त्योहार मनाया जाता है। फूलदेई जो है वो बसंत ऋतु के आगमन यानी उसके आने का त्योहार है। इस त्योहार से हमें ये पता चलता है कि बसंत ऋतु आ गई है। और चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लग पड़ती है। कैसे पता चलता है चैत्र ऋतु आ गई है? पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं और उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ जो हैं वो फूलों से लद जाते हैं। सुंदर पहाड़ जो है वो किससे लद जाते हैं? फूलों से। जानकी और उसके मित्रों ने कौन कौन से फूल उठाए? देखिए, बुरांस, फ्योनली, ठीक है, और कई प्रकार के फूल अपनी डलियों में भरना शुरू कर दिए। डलियां मतलब टोकरियां। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी दिखती हैं इनकी डलियां। ये देखिए, ये है ना, छोटी छोटी डलियां बनाई हुई हैं। देखिए, ये देखिए, ये। अच्छा, आगे चलते हैं अब यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है, बच्चों की ये जो टोली होती है ना जिसके पास फूल होते हैं, इनको बोलते हैं फुलारी। और ये हर घर के मुख्य द्वार की देली पर, देली बोलते, हमारे यहाँ भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ी में, देली मतलब आंगन, यानी कि दहलीज हिंदी में यदि कहा जाए तो, दहलीज पर रुकती है और अक्षत और फूल डालती है और गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भरकार ये दिल्ली कै बारंबार नमस्कार फूले द्वार। ठीक है, तो ये इनका गीत है। बड़ा प्यारा गीत लगा मुझे, तो एक बार फिर से इसको गाते हैं। फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार ये देली कै बारंबार नमस्कार फूल द्वार। कि मैं फूल देती हूँ, छम्मा देती हूँ, दैनी द्वार भर भरकार, इस दहलीज को बारंबार नमस्कार फूले द्वार। तो ये देखिए, ये घर की दहलीज पर, जिसको हम कहते हैं देली पर, जो है वो क्या करते हैं? फूलों को फेंकते हैं। और बदले में देखिए इनको कुछ खाने के लिए जो है वो यहाँ पर मिलता है। इसका अर्थ होता है जो ऊपर गाया गया कि आपकी दहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घर में अन्न के भंडार जो है वो भरे रहें। कितनी अच्छी प्रार्थना जो है वो गाई जाती है ना। सभी के घरों में फुलहारी के आने की तैयारी की जाती है और घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देली को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। और फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो उन्हें हर घर में चावल और गुड़ भेंट के रूप में दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है उनको? चावल और गुड़। अब जानकी और सभी मित्र दिन भर देली के पूज कर बहुत थक गए थे, पर वो बड़े प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक, सोचो कितना लंबा चलता है, महीने भर तक चलता है।
और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इस तरीके का त्यौहार है। हमारे चंबा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ढोलरू का जो एक गीत है वो गाने वाले आते हैं, इसी महीने में आते हैं और इसी तरीके से पूरा महीना भर जा करके नए महीने का नाम जो है वो सुनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों द्वारा इकट्ठे की गई चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए क्या बनाया जाता है, हलवा, छोई, साई और पापड़ी जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं जो वहाँ के स्थानीय व्यंजन है। और व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल भी खरीदा जाता है। ठीक है, क्योंकि पैसे भी तो देंगे ना वो थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्या खरीदा जाता है, घी और तेल खरीदा जाता है। और ये सामान तो उन्होंने दिया ही होता है। अब सब इकट्ठे होकर के मिल करके खाते हैं। अब फूलदेई जो है वो बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से देने का पर्व है। देखिए, दो चीजें सीखने को मिलती हैं, एक तो अपनी प्रकृति से प्यार और एक दूसरे के साथ सद्भाव, अच्छा भाव। ये जो त्योहार है ये लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा हमें देता है। तो आइए कुछ बातचीत इस पाठ पर कर लेते हैं। सबसे पहली तो यही है कि ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। कोई भी त्यौहार, तो किसी भी त्यौहार को मनाने के पीछे कारण होता है। वो त्यौहार या तो प्रकृति से जुड़ा होता है, या हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है, या हमारे दैनिक जीवन से, इतिहास से जुड़ा होता है। ठीक है, कई बार वो हमारे देवी देवताओं से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है, इसीलिए हम उसको मनाते हैं। अब अगर प्रिय त्योहार के बारे में पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा है आपका, तो आप बता सकते हैं कौन सा है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चों, आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस फूलदेई त्योहार को आप भी अपने गांव में मना सकते हैं। आज एक बच्चा मनाएगा, कल दो बच्चे मनाएंगे, और ऐसे करते करते ये अच्छा त्योहार जो पूरे भारतवर्ष का त्योहार बन सकता है। बड़ा ही प्यारा त्योहार है ये। तो आपका कोई प्रिय त्योहार है तो आप उसका नाम बता सकते हैं। मुझे तो ये त्योहार बहुत प्रिय लगा और मैंने पहली बार इस त्योहार के बारे में सुना है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस त्योहार के बारे में सुनकर आपको पढ़ाते पढ़ाते। आगे है, आप अपना प्रिय त्योहार किसे मानते हैं। तो वही है, जो आपको प्रिय त्योहार कौन सा है वही आपका प्रिय त्योहार हुआ है ना। आगे है, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं। तो एक तो यही हो गया फूलदेई, और बाकी कौन से हैं ये आप अपने माता पिता से अपने अपने क्षेत्र के, जैसे मैंने अपने क्षेत्र का आपको बताया ना, ढोलरू, उसी तरीके से आप भी बताइए कि आपके क्षेत्र का कौन सा त्योहार जो है वो प्रसिद्ध है बसंत ऋतु का। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को क्या बोलते हैं, ईजा, मैंने बताया था ना। आप क्या बोलते हैं अपनी माँ को, कुछ लोग अम्मी बोलते होंगे, कुछ अम्मा बोलते होंगे, कुछ अम्बो बोलते होंगे, है ना। तो जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आप लिख करके बताइए अपनी कॉपी पे या कमेंट बॉक्स में, या तो अपने टीचर को दिखाइए, अपनी माता पिता को दिखाइए। आगे चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर, और इस पाठ को जो है वो फिर समाप्ति की ओर लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ में प्रश्नों को करते हैं। फुलारी किसे कहते हैं। तो भाई, फुलारी मित्रों की टोली को कहा जाता है। जो मित्र फूल इकट्ठे करने जाते हैं ना अपनी डलिया में, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। आगे है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या बनता है। तो हलवा बनता है, छोई बनती है और पापड़ी बनते हैं। ये सब वहाँ के पारंपरिक व्यंजन है, मतलब परंपरा के रूप में वहाँ पर बनाए जाते हैं। अब फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है ना जी। और फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है, क्योंकि इस पर्व में बच्चे अपनी डलिया, अपनी टोकरी लेकर जंगल में फूल चुनते हैं। उन्हें फूलों के नाम पता चलते हैं, तरह तरह के फूलों का वो ज्ञान हासिल करते हैं। फिर इसके बाद वो उन फूलों को चुनकर जो है वो घरों की देहली में डालते हैं। वहाँ एक प्रार्थना गीत गाते हैं जिसमें सबके मंगल की, सबकी खुशी की कामना की जाती है। तो इससे बच्चे जो है प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अब अगर भाषा की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं तुम कौन हो। और मैंने आपको पिछले पाठों में भी बताया था कि प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। फिर एक और प्रश्न है, तुम्हारे साथ कौन कौन है, तो एक और प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब साधारण वाक्य में क्या लगता है, पूर्ण विराम, मैं पूजा हूँ, पूर्ण विराम। आगे, मेरे साथ मेरे मित्र हैं, कौन, अंजलि, मयंक और निखिल, और फिर पूर्ण विराम। अब देखिए, जब तीन नाम आए ना, तो अंजलि और मयंक को अलग अलग करने के लिए बीच में ये एक और विराम चिन्ह लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक है, और ये जो अल्प विराम है ये यहाँ पर लगाया गया है। इसमें ये ध्यान में रखना है, यदि 5 दोस्तों के नाम होते तो 4 के साथ अल्प विराम लगता है, और अंतिम वाले के साथ क्या लगता है, और लगता है। अंतिम यानी लास्ट वाले के साथ क्या लगता है, और लगता है। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न कर रहे हैं, और पूजा जो है प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रही है।
और इन दोनों उदाहरणों में 3 विराम चिन्ह आए हैं। पहला आया है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम और तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नीचे एक यहाँ पर जो है वो जो वाक्य दिए गए हैं इनमें आपने विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। वह अपने मित्र, देखिए मित्र के नाम के बाद गौरव के बाद अल्प विराम, दीपक के बाद ममता और नवजोत, क्योंकि लास्ट है तो यहाँ अल्प विराम नहीं आएगा, यहाँ और लगेगा, को भी फल खाने की सलाह देती है। और पूर्ण विराम, क्या आपको भी फल खाना पसंद है। अब ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो तीनों विराम चिन्ह जो है वो यहाँ पर आ गए। कौन कौन से? पूर्ण विराम भी आ गया, यहाँ पर जो है वो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया और अल्प विराम भी आ गया। चलिए, अब फूलदेई बसंत ऋतु का में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो कि मार्च और अप्रैल महीने में आती है ना जी। अब ऐसे ही शरद ऋतु, जो कि सितंबर से अक्टूबर में चलती है, और हेमंत ऋतु, जो कि नवंबर और दिसंबर में चलती है। इन ऋतुओं में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला आ गया भाई दूज, जो कि सितंबर से अक्टूबर में मनाया जाता है। दीपावली भी सितंबर अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और दुर्गा पूजा और गोवर्धन पूजा जो है वो उसी तरीके से हेमंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। अब है हमारे अवकाश। आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कईयों का विद्यालय ग्रीष्मकालीन होगा, कईयों का शरदकालीन और कईयों का शीतकालीन। तो मेरा जो विद्यालय है वो शीतकालीन है। तो मैं वहाँ की छुट्टियाँ आपको बताता हूँ। हमें 1 दिसंबर से 13 फरवरी तक छुट्टियाँ होती हैं और कुल 52 दिनों की छुट्टियाँ होती हैं। अब आप बताइए कि आपको कुल कितने दिनों की छुट्टियाँ होती हैं और कब से कब तक होती हैं। चलिए, आइए और अपना घर सजाइए। अब फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को यानी दहलीज को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहारों के लिए सजाने में किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो फूल मालाओं का, सजावटी लाइटों का, तोरण का। तोरण जो है वो एक तरीके का लकड़ी का दरवाजा होता है सजावटी, ठीक है जी। और रंगोली, दिए, मोमबत्तियां, आम के पत्तों की माला जिसे वंदन बार भी कहते हैं, कागज की झालरें और दीपकों की पंक्तियां, ठीक है जी। इस तरह से सजाते हैं। ये देखिए, ये आम के पत्तों की माला इस तरीके से बनती है, इसे वंदनवार भी कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर अलग अलग तरह से बनाई गई हैं और बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो आप भी, अगर आपके घर के आसपास आम के पत्ते हैं या इस तरह का कोई और लंबा पत्ता है, तो उसको फूलों के साथ मिला करके आप भी माला बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आगे है मधुरानी, यानी मधुमक्खी जो है वो एक दिन उद्यान में गई और बड़ी प्रसन्न थी वो। वहां उसे मिली कौन? सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। ये सूरजमुखी बहन और सूरज मामा, सोचकर लिखना है आपने कि तीनों ने आपस में क्या बात की होगी। तो मधुमक्खी ने पूछा होगा, कैसे हैं आप दोनों? सूरज ने कहा होगा, सूरज मामा ने, मैं तो ठीक हूँ। और सूरजमुखी बहन ने क्या कहा होगा? मैं भी ठीक हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ और कहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं 2 फूलों के बारे में जिनका जिक्र इस पाठ में आया है। पहला है बुरांस का फूल, और बुरांस का फूल जो है वो लाल रंग का होता है। ये देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये गर्मी के मौसम में आते हैं, देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। किसी का यदि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी आपने सुना हो, वो बढ़ा हुआ हो ना, तो इससे वो ठीक हो जाता है। और हिमालयी राज्यों में ये बड़ी संख्या में पाया जाता है। और हमारे तो जहाँ मेरा स्कूल है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, उसके आसपास भी ये पाया जाता है। चंबा जिला की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और इसी बुरांश को जब हम इस गुलाबी बुरांश होता है इसी तरीके का, जैसे ये लाल है तो वो गुलाबी होता है। वो हमारे हिमाचल का राज्य फूल भी है। तो आप भी बता सकते हैं कि क्या आपके राज्यों में ये पाया जाता है, आपके जिलों में, या नहीं पाया जाता। एक है फ्योनली फूल, ये वसंत के आगमन की सूचना देता है। जब बसंत ऋतु आती है ना, तब खिलता है ये। और पीले रंग का होने के कारण इसका नाम फ्योनली है। ये पहाड़ों की सुंदरता का प्रतीक है और ये औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। यानी इसमें भी क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ करने के गुण मौजूद हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताएं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।